everyone, I am CA विभूति नारंग. Welcome to our channel Voxcov Academy. आज की वीडियो में हम इनकम अंडर द हेड सैलरी जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका जो पार्ट 2 है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. पार्ट 2 में हम जो डिस्कस करेंगे वो टोटल डिस्कशन परक्विजिट्स के ऊपर रहेगा और पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स अंडर द हेड सैलरी एज वेल एज अलाउंसेस के ऊपर इन डिटेल डिस्कशन किया था. अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो सीन कुछ इस तरीके से था. हम 2 टॉपिक्स कर चुके हैं. आज की वीडियो में परक्विजिट सीखेंगे और फ्यूचर में थर्ड वीडियो में हम डिडक्शंस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में इन डिटेल जानेंगे. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परक्विजिट्स है क्या. देखो, अलाउंसेस हमने पढ़ा. अलाउंसेस क्या होता है? अलाउंसेस एक फिक्स अमाउंट है जो पर मंथ जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड करता है और वो खर्चे होते हैं जो एम्प्लॉयर के बिहाफ पे खर्च करता है. फॉर एग्जांपल डेली खर्चों के लिए डेली अलाउंस हो गया, आने जाने के लिए कन्वेंस हो गया. अब वो कन्वेंस भी क्यों होता है? क्योंकि वो ऑफिशियल वर्क के लिए ट्रैवल कर रहा है या ऑफिस से घर से ऑफिस आने के लिए ट्रांसपोर्ट हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया. जो भी चीज़ें हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की पर मंथ सैलरी में ऐड बैक करता है. परक्विजिट्स क्या होता है? आप एक चीज़ लॉजिकली सोचो, एक एम्प्लॉय या अगर आप भी जॉब पे हो तो आप किस लिए इनकम अर्न करते हो? अपनी फैमिली की लाइवलीहुड या उनकी फैसिलिटीज़ को पूरा करने के लिए. अगर वही लाइवलीहुड या वही फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करने लग जाए तो आपके लिए अपनी जॉब पे परफॉर्म करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा. बस इसी बेसिस पे परक्विजिट्स या पर्क्स या फैसिलिटीज़ जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय को देता है. अब कई बार ये फैसिलिटीज़ हो जाती है इन कैश, मतलब वो एक कैश के रूप में एक अमाउंट दे देता है पर वो फैसिलिटी के लिए डेडिकेटेड रहती है. तो वो क्या कहलाई जाती है? मॉनेटरी परक्विजिट. और अगर वही फैसिलिटी अगर वो कैश में ना दे के डायरेक्टली वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे तो वो क्या कहलाया जाता है? नॉन मॉनेटरी परक्विजिट. तो परक्विजिट एक तरीके से फैसिलिटी है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है. कब ये परक्विजिट टैक्सेबल होंगे? अभी समझाते मैंने बता दिया. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा. एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है इस केस में. एम्प्लॉयमेंट जो है वो उस टाइम पे वो कंटिन्यू कर रहा हो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के साथ. ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड ही ये आपको मिलेगी. तो ऐसा नहीं कि आप जॉब से छोड़ गए हो तो वो परक्विजिट्स जो है वो कंटिन्यू नहीं किए जाएंगे. पूरी वीडियो में मैं कई जगह एक नाम लूँगी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ का. अब कैसा होता है, ये परक्विजिट्स भी ना अलाउंसेस की तरह 3 टाइप्स में डिवाइडेड है. कुछ जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए, कुछ जो एग्जेम्प्ट है और कुछ जो सबके लिए है. राइट. तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के जहाँ परक्विजिट्स आएंगे वो मैं बताती जाऊँगी. एग्जेम्पशन इन बिटवीन कवर होती रहेंगी और बाकी जो रेस्ट रहेंगे वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल रहेंगे. बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बार बार अगर वर्ड स्पेसिफाइड एम्प्लॉय आएगा तो उसका मतलब क्या है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय होगा जो इन तीनों में से कोई भी एक कैटेगरी में फॉल आउट कर जाए. यानी कि वो डायरेक्टर हो कंपनी का, उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो. सब्सटैंशियल इंटरेस्ट से मतलब 20% से ज़्यादा उसकी वोटिंग पावर हो कंपनी में, या फिर वो एम्प्लॉय हो जो सैलरी ड्रॉ कर रहा हो 50,000 से ज़्यादा. तो इन 3 में से कोई भी एक कैटेगरी का एम्प्लॉय है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. ठीक है. अब कवर करेंगे हम एक एक करके सारे परक्विजिट्स. सबसे पहला लिस्ट में है इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. आपको एम्प्लॉयर इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है या फिर वो लोन दे रहा है जिसका कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है. अब इस केस में क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर कोई परक्विजिट नहीं है. परक्विजिट जो है वो आपका इंटरेस्ट फ्री लोन के ऊपर है. राइट. तो अब इस केस में कैलकुलेशन आपको किस तरीके से करनी है? कैलकुलेशन करनी है आपको सबसे पहले लेना है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन एट द एंड ऑफ ईच मंथ. फॉर एग्जांपल आज जून का महीना चल रहा है तो जून के मंथ में मान लो एम्प्लॉय ने 3 बार लोन लिया तो तीनों लोन को एट द एंड ऑफ द मंथ हम एड बैक कर देंगे. सेकेंड स्टेप ये करता है कि हमें 1 अप्रैल ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर को रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना है SBI का. यानी कि अगर मान लो फाइनेंशियल ईयर 21-22 है तो हमें 1 अप्रैल 2021 का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो SBI इंटरेस्ट रेट लेना है. दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टेप 3 में.
कोई एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट रिकवर कर लिया है एम्प्लॉय से, तो वो हम क्या कर देंगे, स्टेप 4 में लिख लेंगे और दोनों को माइनस करेंगे, यानी कि स्टेप 3 से जो हमने इंटरेस्ट निकाला माइनस जो हमने रिकवर कर लिया एम्प्लॉय से, एम्प्लॉयर ने, वो हमारा बन जाता है टैक्सेबल परक्यूजेट, राइट। अब मान लेते हैं अगर एसबीआई इंटरेस्ट रेट 12% है, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर ने कम रेट पे दिया होगा, तभी इस परक्यूजेट को हमने कैलकुलेट किया है, फाइन। अब ये कब नहीं लगता या कब टैक्सेबल नहीं होगा ये परक्यूजेट, तो ये टैक्सेबल नहीं होता अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं हम रूल 3A के अनुसार, यानी कि कोई भी कैंसर या एड्स रिलेटेड डिजीज है जो रूल 3A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में कवर है, या फिर लोन का अमाउंट 20,000 से कम है, तो 20,000 से कम के लोन में इसकी वैल्यूएशन नहीं होगी, और कोई भी रूल 3A की डिजीज होगी तो भी इस पे परक्यूजेट जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा। सेकेंड जो है परक्यूजेट है ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड अकोमोडेशन। अब एम्प्लॉय गया है ट्रैवलिंग, टूरिंग और अकोमोडेशन के लिए कहीं और किसी और सिटी में, वो हॉलीडे की तरह ही होता है, बट इसको हम अदर देन लीव ट्रैवल कंसेशन मानते हैं, मतलब एलटीसी तो अलग से ही मिलता है। बिसाइड दिस अगर वो ट्रैवलिंग, टूरिंग या अकोमोडेशन के लिए गया है, ऑन एम्प्लॉयर उसके बिहाफ पे कोई खर्चा कर रहा है, तो उस चीज में क्या होगा, इसमें मेंबर्स ऑफ फैमिली भी होंगे। अच्छा यहाँ पे देखना, ये जब इस तरीके से सिंबल आएगा तो इसका मतलब है स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज नहीं है, ठीक है, दिस इज ऑल एम्प्लॉइज। जब सिंगल एम्प्लॉय रहेगा तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं नाम भी बोलूं तो आपके लिए हिंट रहेगा, अगर ऑल एम्प्लॉइज है तो देयर बी मोर देन वन, स्पेसिफाइड है तो इट विल बी ओनली वन। नेक्स्ट जो है इसकी वैल्यूएशन। अब इस केस में वैल्यूएशन कैसे होगी, अगर वो जो फैसिलिटी है टूरिंग, ट्रैवलिंग और अकोमोडेशन की फैसिलिटी जो है वो यूनिफॉर्मली दी जा रही है एम्प्लॉयर के थ्रू सब एम्प्लॉयज को, तो जो टैक्सेबल पार्ट रहेगा जितना एम्प्लॉयर ने खर्चा किया। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय खुद अपनी फैमिली में स्पाउस, जो भी रिस्पेक्टिव स्पाउस है, बच्चों को लेके बाहर घूमने जा रहा है, राइट। उस टाइम पे एम्प्लॉयर ने कहा कि रहना, जाना, खाना पीना, रुकने के खर्चे मैं करूंगा, तो वो जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर ने करा माइनस, अगर एम्प्लॉय ने उसमें से कुछ दे दिया है तो बैलेंस जो है वो हो जाएगा टैक्सेबल परक्यूजेट। अगर ये फैसिलिटी सबके लिए यूनिफॉर्मली है, मतलब कोई भी एम्प्लॉय जाएगा तो एम्प्लॉयर ही खर्चा करेगा, वो केस है। सेकेंड सिचुएशन है अगर वो यूनिफॉर्मली सब एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, उस केस में क्या किया जाता है, वैल्यू ऑफ सच फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय अदर एजेंसीज टू पब्लिक, तो हम बाहर की मार्केट वैल्यू निकालेंगे कि अगर और कोई एजेंसी दे रही होती है किसी और को तो कितना रेट रहता है, माइनस कर देंगे अगर कोई अमाउंट जो है रिकवर हो गई है एम्प्लॉय से, तो राइट। अच्छा ये टैक्सेबल तभी होता है जब ये वैल्यू पॉजिटिव हो, डेफिनेटली अगर ये नेगेटिव आएगी तो आप उसको माइनस नहीं करोगे, तो वो तभी ऐड होता है जब वो वैल्यू पॉजिटिव आती है। थर्ड है फ्री फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। शाम की चाय आपके ऑफिस में अगर मिलती है तो वो क्या रहते हैं, फ्री परक्यूजेट। तो पहले इसमें एग्जेम्प्ट की बात कर लेते हैं, तो कोई भी फूड या नॉन एल्कोहलिक बेवरेज वर्किंग आवर्स में दिया जा रहा है रिमोट एरिया या ऑफशोर इंस्टॉलेशन के लिए अगर आप गए हो तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। उसके अलावा वर्किंग आवर्स में जो भी आपको चाय, कॉफ़ी, नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइड की जाती हैं या स्नैक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसका कोई भी टैक्सेबल कंपोनेंट जो है वो नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। बट इसमें टैक्सेबल क्या है, इसका जो टैक्सेबल पार्ट है वो फी मीन्स जो 50 रुपए से ज़्यादा है, ऑफिस में प्रोवाइड करी गई है, ऑफिस आवर्स के थ्रू आपको दी जाती है, और नॉन ट्रांसफरेबल वाउचर्स भी हैं तो भी वो इसमें आएंगे। अब नॉन ट्रांसफरेबल वाउचर मतलब वाउचर आपके नाम पे ही होता है, तो ये इन एक्सेस ऑफ है, वर्ड जो है इन एक्सेस ऑफ, मतलब मान लो जनरली आज की डेट में देखा जाए तो एक थाली, एक टाइम का खाना 100-150 रुपीज से नीचे नहीं पड़ता है कहीं भी किसी भी शहर में, पर यहाँ पे 50 रुपए से ज्यादा। तो लेट्स सपोज अगर एम्प्लॉय केटरर को 100 रुपए दे रहा है पर टाइम के, पर डे के, तो 50 रुपीज जो है वो एक्सेस वाले वो टैक्सेबल होंगे, और डेफिनेटली कहीं भी हर परक्यूजेट में कुछ भी एम्प्लॉय से रिकवर हो जाता है ना, तो वो माइनस हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो परक्यूजेट है वो है गिफ्ट वाउचर या टोकन। जनरली दिवाली गिफ्ट से आप इसको कंसिडर कर सकते हो, या कोई सेरेमनी है, एम्प्लॉय की शादी है, कोई बेबी शावर है, या कोई भी ऐसा सेरेमनी ओकेजन रहती है जहाँ पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एज अ रिलेशन उसको कोई गिफ्ट या वाउचर या कूपन गिफ्ट करते हैं। पहले वाउचर कूपन बहुत चलते थे, बट अभी एज ऑफ डेट गिफ्ट भी बहुत फैशन में है। कैश के थ्रू अगर ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है तो वो 100% टैक्सेबल हो जाती है। तो जनरली
टैक्स अवॉइडेंस के लिए आप कह सकते हो कि वो जनरली कैश में इतना नहीं दिया जाता, बट अगर वो इन काइंड है, इन काइंड इन अ सेंस नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है, तो 5,000 तक की वैल्यू तक की गिफ्ट है तो एग्जेम्प्ट, और 5,000 से ज़्यादा तक की वैल्यू के हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं वो टैक्सेबल। तो यहाँ पे मोर देन 5,000 है, इन एक्सेस ऑफ नहीं है, तो मतलब 6,000 का भी रहा तो वो पूरा क्या हो जाता है टैक्सेबल। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। तो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी में कैसा रहता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड दे रखा है फॉर मे बी उसके पर्सनल यूज के लिए या प्रॉपरली ऑफिशियल पर्पज के लिए। अब अगर एम्प्लॉयर प्रॉपरली ऑफिशियल खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड दे रहा है तो डेफिनेटली उसमें कुछ भी टैक्सेबल कंपोनेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एम्प्लॉय का कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। बट अगर वो पर्सनल पर्पज के लिए भी यूज करता है या वो सिर्फ पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा है तो वो 100% टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो पार्टली पर्सनल और पार्टली ऑफिशियल यूज कर रहा है, मान लेते हैं अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1,00,000 है और उसमें से उसने 20,000 रुपए के खर्चे करे, जिसमें से 10,000 तो ऑफिशियल यूज था और 10,000 रुपए पर्सनल यूज का था, तो जो उसने खर्चा किया एम्प्लॉयर ने उसमें से हम माइनस कर देंगे जो ऑफिशियल पर्पज के लिए, और अगर कोई अमाउंट रिकवर हो जाती है एम्प्लॉय से तो वो वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो क्या हो जाती है वो टैक्सेबल परक्विजिट। मतलब हम डीम कर लेते हैं कि जो बैलेंस अमाउंट बच गई है ना वो एम्प्लॉय ने पर्सनल यूज के लिए करी है। नेक्स्ट जो है वो है क्लब मेंबरशिप फ्री रिक्रिएशन अदर देन स्पोर्ट्स एंड हेल्थ क्लब। तो क्लब मेंबरशिप या फ्री रिक्रिएशन फैसिलिटी हो अदर देन स्पोर्ट्स एंड हेल्थ क्लब इसलिए लिखा है क्योंकि स्पोर्ट्स एंड हेल्थ क्लब एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट किए गए हैं, राइट। तो उसके अलावा अगर आपको कोई क्लब मेंबरशिप वगैरह मिलती है, इसका सेम ट्रीटमेंट है जैसे क्रेडिट कार्ड का है। ऑफिशियल है फुली एग्जेम्प्ट, पर्सनल है फुली टैक्सेबल, पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल है, जितना खर्चा एम्प्लॉयर ने आपके नाम पे कर दिया और ऑफिशियल यूज के लिए जितना था उतना माइनस करके, आपसे कुछ रिकवर हो रहा है एम्प्लॉय से तो वो भी माइनस करके टैक्सेबल वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो हम दे देंगे, राइट। नेक्स्ट जो है परक्विजिट इन यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। जब भी मूवेबल एसेट्स जो है अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है यूज करने के लिए तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। अब वो एसेट दो टाइप का हो सकता है, एम्प्लॉयर ने खुद ही ओन किया है मतलब वो उसी का एसेट का मालिक है एम्प्लॉयर, या एम्प्लॉयर ने उसको खुद भी हायर कर रखा है। दोनों के ट्रीटमेंट अलग है। पहली बात कर लेते हैं अगर उसने हायर किया है, सिंपल फंड है कोई भी चीज अगर उसने हायर कर रखी है जितना भी एम्प्लॉयर उसके हायर चार्जेस के नाम पे पे कर रहा है वो आपका परक्विजिट का वैल्यू बन जाएगा। अगर वो एम्प्लॉयर खुद ओन करता है मतलब उसका मालिकाना हक उस एसेट पे है, अगर वो कंप्यूटर लैपटॉप है तो वो एग्जेम्प्ट रहता है, क्योंकि ये कंप्यूटर लैपटॉप एक बेसिक एसेट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है काम करने के लिए, तो वो 100% एग्जेम्प्ट है, उसमें आपका कोई भी टैक्सेबल वैल्यू एड बैक नहीं होगा क्योंकि वो डेफिनेटली फॉर ऑफिशियल यूज हो रहा है। कोई और एसेट है मतलब कंप्यूटर लैपटॉप के अलावा फॉर एग्जाम्पल उसमें फर्नीचर दिया है, कोई फ्रिज दी है आपको, कोई भी एसेट यूज करने के लिए दे रखी है, तो उस केस में टैक्सेबल वैल्यू जो होती है 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो एक्चुअल कॉस्ट जो एसेट की है पर एनम बेसिस पे उसका 10% जो है आपके परक्विजिट वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा, राइट। इसी का सिस्टर है परक्विजिट इन केस ऑफ सेल। अब उसने यूज करने के लिए नहीं दिया, उसने दे दिया आपको 100% बेच ही दिया वो एसेट। तो एसेट अगर उसने आपको बेच दिया है, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का सेल किया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, मतलब हो सकता है आप यूज कर रहे हो अब आपको एसेट इतना अच्छा लगा कि भाई आपको चाहिए ही, तो आपने बोला मुझे खरीदना ही है तो मेरे को खरीदने के लिए क्या लगेगा। उस केस में कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं तो परक्विजिट की वैल्यू होगी एक्चुअल कॉस्ट जो है उसमें से माइनस करेंगे 50% पर एनम WDV बेसिस पे, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पे। अगर मोटर कार अगर आप सेल हुई है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को तो एक्चुअल कॉस्ट माइनस 20% पर एनम अगेन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पे। और अगर अदर देन मूवेबल एसेट है तो परक्विजिट वैल्यू हो जाएगी एक्चुअल कॉस्ट माइनस 10% पर एनम, बट वो क्या हो जाएगी SLM बेसिस पे, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस पे। अब जो है नेक्स्ट वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको मेनली क्वेश्चंस वाइज भी और रियल लाइफ सिनेरियो वाइज भी वो परक्विजिट आपको बहुत ज्यादा दिखने को मिलेगा और वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के ऊपर जो है वो टैक्सेबल है। तो ये हमारा नेक्स्ट परक्विजिट वो है परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार एंड मोड ऑफ कन्वेंस, दिस इज ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज।
क्योंकि चार्ट थोड़ा सा लेंदी था तो इसको थोड़ा अलग से मैंने आपको दिखाया। इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा ध्यान से समझना। अगर आपको मोटर कार एम्प्लॉयर दे रहा है, अभी इंप्रेशन आपने क्या रखना है, एम्प्लॉयर की गाड़ी है, आप उसको ऑफिशियल यूज के लिए यूज कर रहे हो, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। आप उसे पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो तो वो फुली टैक्सेबल है। और फुली टैक्सेबल में आपको क्या क्या लेना है, आप जितने भी खर्चे कर रहे हो उस गाड़ी पे, उसकी रनिंग, मेंटेनेंस, जो भी चीजें हैं, पेट्रोल, डीजल, ड्राइवर, जो भी खर्चा आप उसके ऊपर करोगे वो 100% टैक्सेबल हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट 10% डेप्रिसिएशन ऑफ द कार पर एनम बेसिस पे, वो भी आपकी वैल्यू में एड बैक कर दी जाएगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल। अब यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है या यहाँ क्या पे दिक्कत है, वो पार्टली टैक्सेबल किस तरीके से होगा। फर्स्ट सिचुएशन, गाड़ी एम्प्लॉयर की है बट खर्चा एम्प्लॉय करता है, यानी कि मालिक गाड़ी एम्प्लॉयर की और जो खर्चे करोगे वो आप एज एन एम्प्लॉय करने वाले हो, तो उस केस में पर मंथ टैक्सेबल बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है 600 या 900। अभी 600 900 कैसे है, दो रेट क्यों है। अगर गाड़ी जो है वो 1600 क्यूबिक कैपेसिटी की है, मतलब 1600 सीसी से नीचे तक की गाड़ी है, तो 600 पर मंथ, ये पर मंथ टैक्सेबिलिटी है, पर मंथ एड बैक हो जाएगा। अगर वो गाड़ी 1600 सीसी से ज्यादा की है तो 900 पर मंथ एड बैक होगा। अब ये आपको गाड़ी का साइज देख के नहीं सोचना है कि वो छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी, तो आपको गूगल करके देखना है कि उस गाड़ी का सीसी कितना है, उस हिसाब से आपकी टैक्सेबिलिटी जो है वो डिफाइन हो जाएगी। उल्टा केस, अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है, खर्चा भी एम्प्लॉयर ही कर रहा है, राइट, तो आपको अपनी जेब से तो कुछ भी नहीं देना। 1800 रुपये छोटी गाड़ी के नाम पे पर मंथ ऐड हो जाएंगे और 2400 रुपये बड़ी गाड़ी के नाम पे। एक तरीके से देखा जाए तो ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस थे ना, जैसे 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन, उस तरीके से बहुत छोटा सा अमाउंट है। लॉजिकली देखो गाड़ी का इतना खर्चा आएगा ही नहीं, तो आपके लिए एज एन एम्प्लॉय फायदा है, क्यों, क्योंकि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट जो है वो ऐड की जाती है। अगर इन चार चीजों में, यानी कि छोटी गाड़ी आपके खर्चे, बड़ी गाड़ी आपके खर्चे, या फिर छोटी गाड़ी आप एम्प्लॉयर का खर्चा, बड़ी गाड़ी एम्प्लॉयर का खर्चा, अगर उसके साथ ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया है तो 900 पर मंथ ड्राइवर के नाम पे ऐड कर दोगे। यानी कि फर्स्ट केस 600 है तो 900 रुपीज ऐड हो जाएगा ड्राइवर के नाम पे। 900 रुपीज सेकेंड केस में है, बड़ी गाड़ी है तो ड्राइवर भी है तो 900 रुपये ऐड, मतलब यानी कि यहाँ पे 1500 हो जाएगा, यहाँ पे 1800, यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1800 प्लस 900 2700 और 3300, राइट। अब यहाँ पे लिखा है नो रिडक्शन ऑफ एनी अमाउंट रिसीव बाय एम्प्लॉय। जनरली हर जगह एक बात है, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे ऐसा कोई भी रिडक्शन जो है वो नहीं होगा। क्लियर। एक चीज नीचे जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये कहती है कि अगर गाड़ी एम्प्लॉय की है, ऊपर वाला पूरा चार्ट में स्टोरी थी गाड़ी एम्प्लॉयर की थी, बट अगर गाड़ी एम्प्लॉय की हुई और खर्चा कहता है एम्प्लॉयर मैं दूंगा, राइट, उस केस में जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट वो होंगे जो खर्चे एम्प्लॉयर ने करे गाड़ी पे। माने तो एम्प्लॉयर ने खर्चा करा 10,000 रुपये का पेट्रोल के ऊपर, 5,000 रुपये उसमें कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस थी, 15,000 रुपये एक महीने का मान लेते खर्चा हो गया है गाड़ी पे, उसमें से आपको माइनस कर देना है 1800 या 2400। तो छोटी गाड़ी है तो 1800 पर मंथ, बड़ी गाड़ी है तो 2400 रुपये पर मंथ, वो आपके जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, वो बाकी बन जाएगा आपका टैक्सेबल परक्विजिट। बड़ी किस केस में है, एम्प्लॉय की गाड़ी है तो। क्लियर। अब नेक्स्ट जो है वो है परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट। तो अगर फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है तो उस केस में जो भी सैलरी वो दे रहा है सर्वेंट को आपकी डोमेस्टिक हेल्प के लिए, माइनस जो एम्प्लॉय से रिकवर हो गया, पॉजिटिव वैल्यू है तो वो टैक्सेबल है। बट अगर वो सर्वेंट हायर करा है एम्प्लॉयर ने, राइट, तो वो टैक्सेबल होगा ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। हालांकि वैसे मैंने यहाँ पे स्पेसिफाइड का ही बनाया था, बट स्टिल अगर एम्प्लॉयर सर्वेंट को हायर करता है तो वो टैक्सेबल होगा ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। बट अगर वो एम्प्लॉय ने हायर किया है तो वो हर केस में टैक्सेबल होगा, राइट, एक तरीके की रीइंबर्समेंट हो जाएगी वो।
नेक्स्ट जो हमारे पास है परक्यूजिट वो है इन रिस्पेक्ट ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई या गैस की सर्विस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, ये भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में, ठीक है। अब इसमें गेम क्या है कि अगर कनेक्शन है एम्प्लॉयर के नाम पे कनेक्शन है और सप्लाई भी एम्प्लॉयर ओन करता है, यानी कि आप ऐसे डिपार्टमेंट में ऐसी जगह जॉब करते हो जहाँ पे वो खुद ही गैस प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम है, वाटर सप्लाई का काम है, तो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी उस यूनिट को बनाने की, वो टैक्सेबल परक्यूजिट है, माइनस अगर कुछ रिकवर हो गया तो। बट अगर वो ओन नहीं करता एम्प्लॉयर, तो जो थर्ड एजेंसी, जो एजेंसी के थ्रू आप ये सर्विस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, वो जो अमाउंट लेगी एजेंसी, उसमें से आप लेस कर दोगे जो भी अमाउंट रिकवर होगा एम्प्लॉय से, राइट। नेक्स्ट है perquisites in respect of free और concessional education facility। अब ये जो एजुकेशन फैसिलिटी है ना, ये भी अगेन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में है। इसका ट्रीटमेंट अगर फैमिली मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा है और वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या तो उसने ओन या मेंटेन करा है, या अगर उसने नहीं भी ओन या मेंटेन करा है बट उसका वहाँ पे एक रिलेशन होना विद द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जरूरी है। फैसिलिटी अगर अदर देन चिल्ड्रन को प्रोवाइड करी जा रही है, मतलब एम्प्लॉय के बच्चों के अलावा हो सकता है उसकी कोई ब्रदर सिस्टर कोई और पर्सन है जो इस फैसिलिटी को लेना चाहते हैं, तो जो भी नियर बाय इंस्टीट्यूशन में कॉस्ट आती है वो आपका एड बैक हो जाएगा। बट अगर बच्चों को प्रोवाइड करी जा रही है, तो अगर 1000 रुपये पर मंथ से ऊपर की फैसिलिटी है तो वो 100% टैक्सेबल हो जाती है, और 1000 रुपये नीचे कुछ भी होता है तो वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाता है, राइट। बेटर देन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, क्योंकि वहां पे 100 पर मंथ है, यहाँ पे इन्होंने 1000 का क्राइटेरिया रखा है। नेक्स्ट जो है परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग टू इट्स एम्प्लॉय, यानी कि आप एम्प्लॉय वहां काम कर रहा है जो एक खुद ही ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो वो ट्रांसपोर्ट कंपनी अगर एम्प्लॉय है, मतलब एम्प्लॉय जो है वो एयरलाइंस या रेलवे का है, तो कोई भी वैल्यू परक्यूजिट की एड बैक नहीं होती, वो एग्जेम्प्ट है। कोई और एम्प्लॉय है और वो सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है उस एजेंसी के द्वारा एम्प्लॉय को, तो जो भी पब्लिक से एम्प्लॉयर लेता है वो अमाउंट टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा। अगर कंसेशनल रेट पे दे रहा है तो जो भी पब्लिक से वो लेता है और तो माइनस कर दो आप जो भी एम्प्लॉय ने रिकवर करा है, राइट। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। अब ये कहानी सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 19-20 तक थी, राइट। ये कंट्रीब्यूशन है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड को एम्प्लॉयर के द्वारा 1.5 लाख से ज्यादा, मतलब 1.5 लाख से ऊपर जितना भी वो कंट्रीब्यूशन करेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट बात करी जाए जो फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑनवर्ड्स जो अब नई स्कीम है वो ये कहती है कंट्रीब्यूशन जो है अप्रूव सुपर एनुएशन फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इन तीनों स्कीम्स में 7.5 लाख से ज्यादा की वैल्यू एम्प्लॉयर देता है तो वो एक्सेस वाली पार्ट जो होता है वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम समझेंगे वो है मेडिकल फैसिलिटीज। अब ये किसको प्रोवाइड करनी है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को। तो विद इन इंडिया मेडिकल फैसिलिटी है, फैसिलिटी जो है एम्प्लॉयर कुछ सेट हॉस्पिटल्स की लिस्ट है, तो उन्हीं हॉस्पिटल्स के अंदर अगर वो फैसिलिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा कोई भी मेडिकल फैसिलिटी है तो वो टैक्सेबल है, वो ऐड हो जाएगी। अगर ये फैसिलिटी जो है वो होती है आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में मेडिकल ट्रीटमेंट बाय एम्प्लॉयर इज एग्जेम्प्ट टू द परमिटेड आरबीआई गाइडलाइंस। तो फेमा गाइडलाइंस के अंडर जो भी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है उतना अमाउंट ही आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फॉर गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पस इज जनरली चार्जेबल टू टैक्स। कहता होता है कि आरबीआई गाइडलाइंस के तहत फेमा के अंदर एक अटेंडेंट और जो पेशेंट है उसके साथ वहां तक का मेडिकल खर्चे की कुछ लिमिट है, वो उतना एग्जेम्प्ट है। तो वहां तक आपने किया एग्जेम्प्ट, उससे ज्यादा का खर्चा कर दिया और एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तो टैक्सेबल। बट जनरली आने जाने का जो खर्चा रहता है अगर वो एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो चार्जेबल टू टैक्स रहेगा।
नेक्स्ट परक्यूजिट है, ये परक्यूजिट नहीं है, ये आप ये कह सकते हो कि रेजिडुअल बात है कि अगर कोई भी बेनिफिट मान लो अभी तक जितना हमने पढ़ा है, अभी हम आगे जो 2-3 पढ़ेंगे उसमें कोई भी बेनिफिट इसके अलावा भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, तो एम्प्लॉयर जो भी खर्चा कर दे माइनस एम्प्लॉय से कुछ भी रिकवर हो जाए वो सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इसमें एक खास बात है कि मोबाइल रीइंबर्समेंट जो होती है, टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट जो है वो फुली एग्जेम्प्ट है, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ESOP इक्विटी शेयर्स। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है सॉरी, तो उस केस में टैक्सेबिलिटी क्या होगी, जिस दिन एक्सरसाइज करना है उस ऑप्शन को उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू FMV और माइनस कर देंगे हम जो अमाउंट रिकवर होगी एम्प्लॉय से। अब FMV कैसे कैलकुलेट होगी उसका ना बहुत ही डिटेल डिस्कशन है, ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू कौन से डेट की लेनी है, अलॉटमेंट की, एक्सरसाइज की, तो वो एक इन डिटेल बात है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर बात की है कि जो भी FMV आएगी आपकी एक्सरसाइज करने के दिन और आपने अगर कुछ एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया है, बैलेंस जो है वो टैक्सेबल है। नेक्स्ट परक्यूजिट जो है वो है RFA यानी कि रेंट फ्री एकोमोडेशन। अगर आप अपना ही घर रेंट पे लेके रह रहे हो और आपको अलाउंस मिल रहा है तो वो कहलाता है HRA हाउस रेंट अलाउंस। बट अगर आप एम्प्लॉयर के घर पे रहते हो, एम्प्लॉयर खुद ही कह देता है यार मेरे पास घर है, उस घर को मैं आपको एज एन एम्प्लॉय अब आप कहाँ रहोगे, तो यहाँ पे अगर आप मेरे ही घर में आप रहना चाहते हो तो रह सकते हो, बट उस केस में आपका टैक्सेबल परक्यूजिट जो है वो ऐड किया जाएगा। कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट भी है और क्योंकि कुछ परक्यूजिट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में इम्पोर्टेंट है, कैलकुलेशन तो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। इस केस में यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, घर एम्प्लॉयर का अनफर्निश्ड है, ठीक है, अनफर्निश्ड है मतलब एम्प्लॉई आएगा अपना सामान वगैरह सब लेके आएगा और वहाँ पे उसको सिर्फ रहने के लिए घर मिलेगा, बाकी जो भी बेसिक फर्निशिंग है यानी कि उसका किचन मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रिक आइटम्स हो गए, रहने की फर्नीचर्स हो गए, वो सब कुछ भी नहीं रहेगा, वो बोलेंगे हम अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। सेकेंड ऑप्शन है उसने फर्निश्ड एकोमोडेशन दी है यानी कि सारी बेसिक नेसेसिटीज, उसको सिर्फ कपड़े लेके आने हैं और वहाँ पे रहना है, राइट। पहले बात करते हैं अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। अब अनफर्निश्ड एकोमोडेशन के केस में क्या होगा, अगर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तब तो बहुत ही सही है, रेंट फ्री एकोमोडेशन का टैक्सेबल पार्ट होगा जो भी लाइसेंस फीस गवर्नमेंट ने फिक्स किए है, एकोमोडेशन एम्प्लॉयर ओन करे या ना करे, जो भी अमाउंट फिक्स है वो एड बैक कर दी जाएगी। स्टोरी है अपनी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में। अब यहाँ पे 2 बातें हैं, एम्प्लॉयर ओन ही करता है उस प्रॉपर्टी को या एम्प्लॉयर खुद ही उसको रेंट पे लेके रखा है, रेंट पे लिया है मतलब खुद ही एम्प्लॉयर ने हायर किया है, फिर तो बहुत ही सही है। जो भी वो रेंट या लीज पे कर रहा है वो, या फिर 15% ऑफ एम्प्लॉइज सैलरी, दोनों में से जो भी कम आ जाए वो टैक्सेबल परक्यूजिट। बट अगर एकोमोडेशन वो ओन कर रहा है उस केस में पॉपुलेशन के हिसाब से RFA वैल्यू आती है। 10 लाख तक की पॉपुलेशन की सिटी है तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10 लाख से 25 लाख तक की पॉपुलेशन की सिटी है तो 10% ऑफ सैलरी, 25 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन की सिटी है तो 15% ऑफ सैलरी। ये 3 वैल्यूज जो है वो RFA वैल्यू बन जाए डिपेंडिंग अपॉन पॉपुलेशन क्या है उस शहर की। यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रही हूँ सैलरी, जैसे मैंने HRA के केस में कहा था कि HRA में जो सैलरी होती है वो बेसिक प्लस DA का पार्ट प्लस जो आपका फिक्स्ड कमीशन रहता है एम्प्लॉय का वो ऐड होता है। यहाँ पे जो बेसिक सैलरी का मतलब है उसमें आपका बेसिक भी आता है, DA भी आता है जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बने, जो भी टैक्सेबल अलाउंसेस है, बिसाइड दिस बोनस या फिक्स्ड कमीशन, ये कोई भी चीज़ आपको आती है तो वो सैलरी में ऐड बैक कर दी जाती है। पहले आप सैलरी निकालोगे उसके बाद आप RFA की कैलकुलेशन करोगे उस सैलरी के ऊपर। नेक्स्ट बात है कि अगर ये फर्निश्ड एकोमोडेशन होती तो फर्निश्ड के केस में पहले तो आप नॉर्मली अनफर्निश्ड में जो होता है वैसे कैलकुलेट करोगे, उसमें आपको ऐड कर देनी है वैल्यू ऑफ फर्नीचर। अब वैल्यू ऑफ फर्नीचर बहुत ही सिंपल है, अगर फर्नीचर उसने हायर कर रखा है तो जो एक्चुअल हायर चार्जेस पे करा, जैसे अभी हमें यूज ऑफ मूवेबल एसेट पढ़ा ना, सिमिलरली तो जो हायर चार्जेस पे किए एम्प्लॉयर ने वो ऐड कर दो। अगर वो एम्प्लॉयर
ओन नहीं करता, उसको ओन करता है, हायर नहीं किया उसने, तो 10% आपने पर एनम बेसिस पे फर्नीचर की वैल्यू जो है ऐड कर देनी है। इन सबको ऐड करने के बाद अगर एम्प्लॉय से कुछ रिकवर हो गया तो वो हम माइनस कर देंगे, राइट। लास्ट जो वर्क हम सीखेंगे वो है लीव ट्रैवल कंसेशन। तो लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में हमने स्टार्टिंग में देखा था एक जगह पे। ये जनरली एम्प्लॉयर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है जब एम्प्लॉय ट्रैवलिंग के लिए जाता है काम से छुट्टी लेके, लाइक तो लीव फ्रॉम वर्क टू कवर हिज ट्रैवल एक्सपेंसेस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आने जाने का ट्रैवलिंग का खर्चा जो है वो अलाउड है, बाकी एकोमोडेशन, साइट सीइंग, वहाँ पे कन्वेंस कुछ भी अलाउड नहीं है। कुछ कंडीशंस है जो फॉलो करनी पड़ेंगी। एक्चुअल डोमेस्टिक ट्रैवल होना बहुत ज़रूरी है, टिकट प्रोड्यूस करनी पड़ती है आने की और जाने की। बाहर इंटरनेशनल फ्लाइट्स का खर्चा पानी नहीं मिलता, राइट। अवेलेबल जो होगा एम्प्लॉय और फैमिली, ऐसा नहीं कि वो अकेले तो घूमने नहीं जाएगा, फैमिली को लेके जाएगा, तो फैमिली का भी खर्चा जो है, ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो मिलती है। एग्जेम्पशन जो है वो एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट पे है। अब एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट से मतलब क्या है, हमारे पास एयर फेयर की बात करी जाए तो एयर इंडिया की इकोनॉमी क्लास में जो भी फेयर लगेगा वो आपके अंदर कवर हो जाएगा, उतना फेयर जो है वो टैक्सेबल होगा। शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल, अब सपोज करो किसी को दिल्ली से बॉम्बे जाना है, राइट। अब वो दिल्ली से बॉम्बे डायरेक्ट फ्लाइट भी जाती है और वो घूम के जाए, यानी कि वो दिल्ली से बीच में पहले उसने कहीं पे स्टॉप ले लिया, लेट सपोज वो मध्य प्रदेश इंदौर में जाके उसने स्टॉप लिया, इंदौर से वो वापस गया बॉम्बे, तो ऐसे घूम के जाएगा तो वो कवर नहीं होगा। तो डायरेक्टली दिल्ली टू बॉम्बे की फ्लाइट है, आप वहां से ट्रैवल कर सकते हो और उतना ही एयर फेयर जो है वो पे किया जाएगा। रेल फेयर है, रेलवे के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो फर्स्ट क्लास फेयर तक रिस्ट्रिक्ट रहेगा, अगेन शॉर्टेस्ट बेस्ट रूट जो रहेगा उससे आपको जाना है। बस की बात कीजिए, जो डेलक्स बस की फेयर रहेगा उतना जो है वो आपका एड बैक कर दिया जाएगा, वो लीव ट्रैवल कंसेशन रहेगा, उतना आपका एम्प्लॉयर आपको इसमें देगा। आज की जो वीडियो थी वो मेरी वेबसाइट पे एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ये जो भी कंटेंट रहता है ना, जनरली मुझे बच्चों ने बोला है कि मैम इसकी पीपीटी प्रोवाइड कर दो, तो आप ये कह सकते हो कि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये कंटेंट जो है मेरी वेबसाइट पे पीपीटीज जो है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल की जाएंगी आपकी कंटेंट रीडिंग के लिए। होता क्या है, वीडियो देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बैक ऑफ द माइंड में वो सब कुछ चीज़ें ना याद रहें, तो आपको इसका सब्स्टिट्यूट चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन मेरे पास जो मैंने किया है, आई शो यू, मैं इसका डेमो दूंगी, ये वेबसाइट पे कहाँ है और आप कैसे देख सकते हो। आपको करना क्या है, आपको मेरी वेबसाइट पे आना है voxcov.com पे। आने के बाद ना ये करिकुलम पे आपको क्लिक करना है। करिकुलम टैब पे आप क्लिक करोगे तो जितने भी कोर्सेज हैं वो बेसिक और एडवांस में डिवाइड किए गए हैं। अभी मैं हमेशा आने वाली फ्यूचर वीडियोस में हमेशा बताऊंगी ये टॉपिक कौन से वाले पार्ट में आपको मिलेगा। तो जैसे आज वाली वीडियो का टॉपिक था ना, वो था बेसिक इनकम टैक्स का, तो आप बेसिक इनकम टैक्स के कोर्स पे आओ और उस कोर्स के अंदर आपको एक कंटेंट का टॉपिक मिलेगा, राइट। तो आप इस कोर्स को नीचे देखते रहोगे तो आपको मिलेगा कंटेंट का टॉपिक। वीडियो यूट्यूब पे आने के बाद वो वाली वीडियो का रिस्पेक्टिव पीडीएफ जो है पीपीटी का, वो इसके नीचे यहाँ पे आपको मिलता चला जाएगा। ये आज की वीडियो या इनकम टैक्स से नहीं, इवन जीएसटी, टीडीएस या फ्यूचर में जो भी अकाउंट्स या पेरोल जो भी टॉपिक्स के ऊपर रिकॉर्ड करूंगी मैं, वो सारी रिकॉर्डिंग का जो भी कंटेंट पीपीटी में जो मैं पढ़ाती हूँ उसका यहाँ पे मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके लिए मैं एक ऑफिशियली वीडियो भी बनाऊंगी, बट एज ऑफ नाउ अगर आपको पढ़ना हो, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बेसिक वाली वीडियो कवर की थी वो कुछ इस तरीके से आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में आ गई है। तो अगर आपको पढ़ना है या इसको देखना है या आपको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको डाउनलोड भी करके रखना है, तो वो ऑप्शन मैंने अब यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दी है। तो इसके बाद आप जा सकते हो, देख सकते हो, और वेबसाइट में अगर आपको प्रैक्टिकल रीडिंग क्लासेस के लिए रजिस्टर करना है तो डेफिनेटली वहाँ से आप डायरेक्टली रजिस्टर जो है वो कर सकते हो।
ऑलमोस्ट रिकॉर्डेड रहेगा सेशन, तो लाइव सेशन के लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को फ्यूचर अपडेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।